हमारे आसपास का वातावरण दूषित होता जा रहा है। वातावरण में मौजूद ग्रीन हाउस गैसेस जलवायु परिवर्तन का कारण बन रही हैं, जो अनेकों समस्याओं को जन्म दे रही है। आज के ज्ञान विज्ञान के एपिसोड में हम वायु प्रदूषण के कारण और समस्याओं पर नजर डालते हैं और जानेंगे नए रोचक और महत्वपूर्ण विषयों पर हुए ताजा अध्ययन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार से जुड़ी जानकारियों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरजीत सिंह। आज हम बात करेंगे कि कैसे बढ़ता वायु प्रदूषण हमारी हड्डियों को कमज़ोर कर रहा है। जानेंगे कैसे खेतों के नज़दीक बनी नहरें ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित कर रही हैं और बताएंगे क्यों और कब से मानव ने बांध का निर्माण करना शुरू किया। तो चलिए शुरू करते हैं जानकारियों का ये रोमांचक कार्यक्रम। क्या आप जानते हैं कि वायु प्रदूषण का असर अब सिर्फ फेफड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर अब हमारी हड्डियों पर भी पड़ने लगा है। प्रदूषित हवा में मौजूद हानिकारक गैस अब हमारी हड्डियों को प्रभावित कर रही हैं, जो ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याएं बढ़ा सकती हैं। इस विषय पर हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। क्या है पूरी जानकारी? जानने के लिए देखते हैं ज्ञान विज्ञान की ये स्पेशल रिपोर्ट। सभी जानते हैं कि जीने के लिए हवा में ऑक्सीजन कितनी जरूरी है, लेकिन अगर यही हवा जहरीली हो जाए तो जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। तेजी से बढ़ता वायु प्रदूषण हमारे शरीर को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रहा है। हवा में मौजूद पार्टिकुलेट मैटर 2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें न सिर्फ हमारे श्वसन तंत्र पर असर डाल रहे हैं, बल्कि दिल के दौरे, उच्च रक्तचाप और एथेरोस्क्लेरोसिस का खतरा भी बढ़ा रहा है। लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी कि वायु प्रदूषण हमारी हड्डियों को भी धीरे धीरे कमजोर कर रहा है, जो ऑस्टियोपोरोसिस का कारण भी बन रही है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने वायु प्रदूषण का हड्डियों की कमजोरी के असर पर गहरा अध्ययन किया, जिससे ये पता चला है कि उच्च प्रदूषण स्तर वाले क्षेत्रों में ऑस्टियोपोरोसिस का प्रकोप अधिक है। ऑस्टियोपोरोसिस नामक स्थिति जिसमें हड्डियों का घनत्व यानी बोन डेंसिटी कम हो जाती है और वे भुरभुरी हो जाती हैं। हल्की सी टक्कर से उनके टूटने की संभावना बढ़ जाती है। एक बड़ी समस्या यह है कि इस स्थिति पर तब तक किसी का ध्यान नहीं जाता जब तक कोई गंभीर चोट न लग जाए। आंकड़ों की माने तो भारत के तकरीबन 6 करोड़ लोग ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित हैं और दुनिया भर में 50 से ज्यादा उम्र की लगभग 1/3 महिलाएं भी इस रोग से प्रभावित हैं। शोधकर्ता ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रदूषक किस तरह से हड्डियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसमें एक प्रत्यक्ष कारक जमीन के निकट पाई जाने वाली ओजोन है, जो प्रदूषण के कारण पैदा होती है। ये विटामिन डी के उत्पादन के लिए आवश्यक पराबैंगनी प्रकाश को कम कर सकती है, जो हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक है। कोशिका स्तर पर प्रदूषक डीएनए और प्रोटीन को नुकसान पहुंचाते हैं और सूजन को बढ़ाते हैं और अस्थि ऊतकों के नवीनीकरण में बाधा डालते हैं। भारत की मौजूदा वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए शोधकर्ताओं ने गहरी चिंता व्यक्त की है, क्योंकि साल 1998 से 2021 तक पार्टिकुलेट वायु प्रदूषण लगभग 68% तक बढ़ चुका है, जो एक वैश्विक संकट को दर्शाता है। श्वसन तंत्र के साथ साथ अब इसका असर हड्डियों पर भी दिखने लगा है, इसलिए अब इसे नजरअंदाज करना हमारी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। नदी और नहर किसानों की खेती में सिंचाई के लिए काम आती हैं, लेकिन क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि ये जल के स्रोत अधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित कर पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं? हाल ही में हुए एक अध्ययन से ये बात सामने आई है कि नहरों के पानी से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित हो रही है, जो जलवायु परिवर्तन के संकट को और बढ़ा रही है। क्या है पूरी जानकारी? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। हमारे चारों ओर का प्राकृतिक वातावरण, जिसे हम पर्यावरण कहते हैं, हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ताजे पानी के स्रोत हों, हरे भरे जंगल हों या स्वच्छ हवा हो, ये सब हमारे पर्यावरण में शामिल हैं। लेकिन आजकल हमारा पर्यावरण खतरे में है और उसका कारण है पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना। इन गैसों के कारण पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जो आने वाले समय में होने वाले गंभीर खतरे को दर्शाता है।
ग्रीन हाउस गैस और पर्यावरण पर इसके प्रभाव का आकलन करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना शैम्पेन के वैज्ञानिकों ने इस विषय पर एक नया अध्ययन किया, जिसमें इससे जुड़ी कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार खेतों के नजदीक बनी नहरों से भी अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित होती रहती हैं, जो जलवायु परिवर्तन के जोखिम को बढ़ा रही हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार किसान भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए खेती में रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं। इन रासायनिक उर्वरक के कुछ भागों को फसलें सोख लेती हैं, कुछ मिट्टी के बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रस ऑक्साइड में बदल जाती हैं और कुछ भाग पास की नदियों में चले जाते हैं, जिससे ये केमिकल्स पानी में घुल जाती हैं। नदियों और नहरों में मिलते ही जल में मौजूद तत्व की मात्रा और अधिक हो जाती है, जो ग्रीन हाउस गैस को और उत्सर्जित करती है। शोधकर्ताओं के अध्ययन के अनुसार इन क्षेत्रों में मीथेन का उत्सर्जन विशेष रूप से अधिक होता है, क्योंकि यहाँ जल में ऑक्सीजन की कमी के कारण जैविक पदार्थों का विघटन तेजी से होता है। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड जल स्रोतों से मिलकर एक खतरनाक ग्रीन हाउस गैस के रूप में वातावरण में उत्सर्जित होती है। ये गैस कृषि भूमि के आसपास की नदियों में प्रदूषण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है और जलवायु परिवर्तन के लिए खतरे का कारण बनती है। ग्रीन हाउस गैसेस न केवल तेजी से जलवायु परिवर्तन कर रही हैं, बल्कि इसका असर कृषि और हमारे जल स्रोतों पर भी बखूबी पड़ रहा है। इसलिए अब हमें अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए ग्रीन हाउस गैस और उनसे उत्पन्न होने वाले प्रभाव को जल्द से जल्द नियंत्रित करना होगा, ताकि हम एक बेहतर कल देख सकें। अब जब नदियों और नहरों की बात कर रहे हैं तो बांध की बात भी कर लेते हैं, जो जल संचयन, सिंचाई और विद्युत उत्पादन से लेकर सामाजिक और आर्थिक विकास तक की कहानी बताता है। इन बांधों ने हमारे जीवन को बाढ़ और जल संकट जैसे बड़े खतरों से बचाया है और साथ साथ जल, विद्युत और सिंचाई की सुविधा दी है। आइए हमारे आविष्कार जिन्होंने दुनिया बदल दी सेगमेंट में जानते हैं कब और कैसे हुई बांध की शुरुआत। मानव ने जब स्थायी रूप से जीवन यापन शुरू किया तो वो नदियों के किनारे था, ताकि उसकी पानी की आवश्यकता पूरी हो सके। लेकिन इसमें कुछ परेशानियां भी थी, जैसे बारिश के मौसम में नदियों के जल स्तर का बढ़ जाना और बाढ़ का रूप ले लेना, जिससे काफी नुकसान होता था। खेती आरंभ होने के बाद मानव को सिंचाई के लिए पानी को नियंत्रित करना भी जरूरी था। इन्हीं जरूरतों के लिए मानव ने डैम के जरिए पानी का नियंत्रण किया। हालांकि डैम बनाकर बिजली उत्पादन करना आधुनिक युग का हिस्सा है। बांध निर्माण की शुरुआत प्राचीन काल से हुई, जब मानवों ने जल के कुशल प्रबंधन की आवश्यकता महसूस की। प्राचीन सभ्यताओं ने इस आवश्यकता को समझते हुए पहल सिंचाई के लिए जलाशय और छोटे बांधों का निर्माण किया। सबसे पहले प्राचीन मिस्र में नील नदी के पानी को नियंत्रित करने के लिए जलाशयों का निर्माण हुआ। ये नदी समय समय पर बाढ़ लाती थी, जिससे खेती को नुकसान होता था। इसके समाधान के रूप में मिस्रवासियों ने नील नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बांध का निर्माण किया, जिससे न सिर्फ बाढ़ से बचाव हुआ, बल्कि जलाशय का उपयोग सिंचाई के लिए भी किया गया। मेसोपोटामिया, जो वर्तमान इराक है, में भी जल प्रबंधन के लिए बांध बनाए गए। यहाँ की उपजाऊ भूमि में जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए पानी के चैनल और जलाशय बनाए गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता में जल व्यवस्था के लिए जलाशयों का निर्माण किया गया था, जो उस समय की तकनीकी उपलब्धियों का प्रतीक है। रोम के लोगों ने भी जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए जटिल जल चैनल और बांध बनाए। उनके द्वारा निर्मित बांधों का उद्देश्य जल आपूर्ति, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण था। इस समय तक जल विद्युत उत्पादन के बारे में विचार नहीं किया गया था, लेकिन जलाशयों का उपयोग कृषि कार्यों में मददगार साबित हुआ। मध्यकाल में जब यूरोप और एशिया में अलग अलग साम्राज्यों का शासन था, तब भी जल प्रबंधन के लिए छोटे बांधों का निर्माण हुआ। भारत में मौर्य और गुप्त काल में सिंचाई के लिए बड़े बांधों का निर्माण किया गया था। विशेष रूप से दक्षिण भारत में चोल और काकतीय साम्राज्य के दौरान बांधों का निर्माण बड़े पैमाने पर हुआ। 19वीं और 20वीं सदी में औद्योगिकीकरण के साथ बांध निर्माण में एक नया मोड़ आया। जल विद्युत उत्पादन की आवश्यकता के कारण बड़े बांधों का निर्माण शुरू हुआ। खासकर अमेरिका और यूरोप में औद्योगिक विकास के साथ बांधों का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाने लगा। भारत में भी स्वतंत्रता के बाद बड़े सिंचाई और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए बांधों का निर्माण तेजी से हुआ और इसके साथ ही खेती की सिंचाई के लिए नहरें बनाई गई।
ताकि मॉनसून पर ज्यादा निर्भर न रहना पड़े। इस प्रकार बांधों का निर्माण एक निरंतर विकास की प्रक्रिया रही, जो समय समय पर मानव सभ्यता की आवश्यकताओं और तकनीकी उन्नति के रूप में विकसित हुआ। और अब नजर डालते हैं विज्ञान जगत की ताजा सुर्खियों पर साइंस एक्सप्रेस में। हाल ही में साइंस जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चलता है कि 2014 से 2016 तक पूर्वोत्तर प्रशांत क्षेत्र में रिकॉर्ड तोड़ समुद्री गर्मी की लहर से विनाशकारी प्रभाव पड़ा है, जिससे करीब 40 लाख पक्षी नष्ट हो गए हैं, जो इस क्षेत्र की लगभग आधी प्रजातियां हैं। शोधकर्ताओं ने बताया कि तापमान में बदलाव से जुड़ी प्रजातियों की गिरावट के बारे में चर्चा तो बहुत है, लेकिन ऐसा होगा ये नहीं पता था। उनका कहना है कि आधुनिक युग के दौरान रिपोर्ट की गई किसी भी वन्य जीव प्रजाति की सबसे बड़ी दुर्घटना है और ये अध्ययन खतरे की घंटी बजाता है, क्योंकि मानव जनित जलवायु परिवर्तन के कारण गर्मी की लहरें अधिक बार आती हैं, ये तीव्र होती हैं तथा अधिक समय तक भी चलती हैं। मोजाम्बिक स्थित बजारूतो सेंटर फॉर साइंटिफिक स्टडीज द्वारा किए गए एक उल्लेखनीय अध्ययन ने मेगाप्टेरा स्पीशीज के एक हम्पबैक व्हेल के सबसे लंबे समय तक रिकॉर्ड किए गए माइग्रेशन का खुलासा किया है। रॉयल सोसाइटी ओपन साइंस में प्रकाशित ये शोध एक नर हम्पबैक व्हेल की असाधारण यात्रा का वर्णन करता है। ये व्हेल की यात्रा कम से कम 13,046 किलोमीटर की यात्रा है, जो संभवतः 19,000 किलोमीटर तक पहुंची है और 3 महासागरों में प्रजनन स्थलों को जोड़ती है। व्हेल की यात्रा कोलंबिया के ट्रिबोगा की खाड़ी में शुरू हुई, जहां इसे पहली बार देखा गया था। इस व्हेल को बाद में तंजानिया में ज़ांज़ीबार के तट पर देखा गया, जो इसके व्यापक प्रवासी व्यवहार को उजागर करता है। यह अभूतपूर्व प्रवास ऐसी लंबी दूरी की यात्रा के पीछे की मंशा के बारे में सवाल उठाता है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि पर्यावरणीय परिवर्तन, संभोग रणनीतियों में बदलाव या संसाधनों के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा इन उल्लेखनीय यात्राओं को प्रेरित कर सकती है। वैज्ञानिकों की एक टीम ने पाया कि वास्प 69b एक एक्सोप्लैनेट है, जिसकी अंतरिक्ष में 5,63,000 किलोमीटर तक फैली गैस की धूमकेतु जैसी पूंछ है। ये पूंछ तब बनती है जब ग्रह धीरे धीरे अपना वायुमंडल खो देता है और इसकी बाहरी परतों से हल्के हाइड्रोजन और हीलियम कण समय के साथ बाहर निकल जाते हैं। ये प्लैनेट 160 प्रकाश वर्ष दूर है, जो एक सुपर हॉट गैस विशालकाय है और अपने मेजबान तारे के चारों ओर करीब से परिक्रमा करता है। एक्सोप्लैनेट की पूंछ में बदलाव भी देखे गए हैं, जो कि एक रहस्य बना हुआ है, खासकर जब उसमें परिवर्तन होते हैं। यह अध्ययन वैज्ञानिकों को तारे और ग्रह वायुमंडल के बीच संबंधों के साथ साथ ऐसी पूंछ कैसे बनती है, इसको ये बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे ऐसी ही नई पुरानी रोमांचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।